नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल पर। आप देख रहे हैं डॉक्टर से पूछो कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ अंशिका। जैसा कि आप और मैं हम सभी जानते हैं कि आज शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार का दिन होता है हमारे यहाँ Q&A सेशन, जिसमें आपके द्वारा भेजे गए सवालों के जवाब हम जानते हैं। हमारे साथ मौजूद डॉक्टर एस रंजन जी से, तो आइए उनका स्वागत करते हैं और आपके सवालों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर पीएमसी हिंदी चैनल पर। धन्यवाद जी। सर, तो अब मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए सवालों की श्रृंखला शुरू करती हूँ, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे व्यूअर्स के सवाल ले पाए। तो पहला सवाल हमें भेजा है प्रियंका जी ने, ये दिल्ली से हैं, तो उनका सवाल सुनते हैं। आत्मवंदन सर मेरा नाम प्रियंका है। मैं दिल्ली से हूँ। मैं सर ये बताना चाहती हूँ कि एट द एज ऑफ 38 मेरा पॉलीसिस्टिक ओवरीज का ऑपरेशन हुआ था और ड्यूरिंग दैट ही कुछ इन्फेक्शन डायग्नोसिस हुआ और वो बाहर टेस्ट होने गया तो दैट केम एज एंडोमीट्रियम ट्यूबरक्लोसिस। मुझे टीबी हुई थी इन द एंडोमीट्रियम और फिर उसका ट्रीटमेंट चला था। बहुत पेनफुल स्टेरॉइड वाला कोर्स था, वो पूरा किया। फिर उसके बाद डॉक्टर मैम ने बोला कि मैं क्लियर हूँ, बस आगे के लिए ध्यान रखूँ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये दोबारा तो नहीं होती ना सर, बिकॉज मेरी मदर इन लॉ को ये दोबारा हुई थी एंड शी एक्सपायर्ड ऑफ दिस थिंग ओनली। उन्हें सबसे पहले नीचे ही हुई थी ट्यूबरक्लोसिस, लेकिन जब वो एक्सपायर हुए थे डायलिसिस के दौरान उनकी चेस्ट में ट्यूबरक्लोसिस हुई थी। तो वो बार बार एक फियर आता है, फियर नहीं एक टेंशन आती है माइंड में कि ये भी होता है, रिपेलिंग भी होती है ट्यूबरक्लोसिस की। कोई फियर की बात नहीं है, फियर मत रखें, टेंशन मत रखें, लेकिन आपको ये तो ध्यान रखना होगा कि आपको अपना केयर लाइफ लॉन्ग करना है। अपनी इम्यूनिटी का, अपनी ओवरऑल हेल्थ का ध्यान आपको रेगुलर बेसिस पे रखना है। आप एक नॉर्मल पर्सन की तरह केयरलेस नहीं हो सकते कि हाँ फास्ट फूड, जंक फूड खा रहे हैं, अपनी नींद को भी आपने चेंज कर देते हैं, ध्यान नहीं देते, तो फिर आप ज़्यादा ससेप्टेबल रहते हैं, हो सकते हैं। अपनी इम्यूनिटी के बारे में, ह्यूमन इम्यूनिटी, हमारी इम्यूनिटी किन किन फैक्टर्स पर निर्भर करती है, उनके बारे में अच्छे से समझें और काम करें। हमने पूरा एपिसोड बनाया है, उसको प्रॉपर कॉपी पेन लेके रखिए, उसको नोट करके रखिए और अपनी हेल्थ पर ध्यान रखेंगे तो आप ठीक रहेंगे। ध्यान रखने की ज़रूरत तो है और लाइफ लॉन्ग ज़रूरत है। आप अगर एक बार हमें कोई बीमारी हो जाती है तो दूसरी बार होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि आप ससेप्टेबिलिटी आपके अंदर वो कमज़ोर हो चुका है सिस्टम, तो रिकरेंस होने की संभावना तो रहती है। लेकिन टेंशन मत लें, घबराएं नहीं, बस अपना ध्यान रखें। मिलेट्स के बारे में हमने उसमें बताया था, अपने जो ट्यूबरक्लोसिस का जो हमारा एपिसोड है उसमें आपको मिलेट्स खाने की सलाह दी हुई है। तो मिलेट्स अपने डाइट में शामिल करें, उससे आप अपने आप को अच्छा रख सकते हैं। मेडिटेशन को रेगुलर तो रखना ही चाहिए, साथ ही साथ प्रकृति में समय बिताना। अपनी नींद को कभी डिस्टर्ब नहीं होने देना ना, क्योंकि नींद से हमारी इम्यूनिटी बहुत प्रभावित होती है। तो अपनी नींद के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज, कभी लेट नाइट जगने की आदत ना अपने भीतर नहीं आने दें। लेट नाइट जगना अवॉइड करें। कभी जगना होता है तो बाद में कंपनसेट करें, नींद की कटौती करके काम मत करें। ध्यान रखेंगे अपना तो चिंता लेने की बात नहीं है, आप ठीक रहेंगे, लेकिन हाँ ध्यान आपको रखना है। सर, इन्होंने जो जिक्र किया, जो टीबी के बारे में, जो दूसरे टाइप के टीबी के बारे में बताया, इसके बारे में जानना चाहूँगी, क्योंकि ये इसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि इनकी जैसे कि मदर इन लॉ को हुआ था और फिर उनका डेथ उसी वजह से हुआ, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं प्लीज। देखिए, ट्यूबरक्लोसिस हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता बिल्कुल है ना। इनको इंडोमेट्रियल ट्यूबरक्लोसिस इनको हुआ था, जी। इंडोमेट्रियम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हुए। तो शरीर के किसी भी जगह पे ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है। चेस्ट का ट्यूबरक्लोसिस कॉमन है, चेस्ट में सबसे ज़्यादा होता है, फेफड़े में हमारे, लेकिन हो तो कहीं भी सकता है। तो ध्यान रखेंगे। और इम्यूनिटी यहाँ पर बचाव, जो ध्यान रखने की बातें हैं, ऐसा नहीं है कि आप दूर रहें, भीड़ भाड़ से दूर रहें, बीमार लोगों से दूर रहें, हॉस्पिटल से दूर रहें। सिर्फ दूर रहने की बात नहीं है, खैर वो भी होना ही चाहिए,
ज़्यादा बात है कि आपकी हमारा हेल्थ किन बातों में निर्भर करता है, उसको कैसे हम मजबूत बनाएं, अपनी इम्यूनिटी को मजबूत कैसे बनाएं। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर अच्छी रहती है तो ठीक रहेंगे, और उसके लिए तो लाइफस्टाइल, ध्यान और लाइफस्टाइल ही मेन बात है। बिल्कुल, जैसे कि इनको फ़ियर की ज़्यादा समस्या है, हाँ, फ़ियर डर। ज़्यादा आ रहा है, तो मेडिटेशन के बारे में आप थोड़ा-सा बताएँ और इसके साथ ही और क्या कुछ कर सकते हैं जिससे कि रिलैक्स हो पाएँ, उसके बारे में थोड़ा बताएँ? देखिए, डर तब होता है जब हमारे पास जानकारी कम होती है। अगर हम अपना नॉलेज बढ़ाते हैं, और नॉलेज यहाँ पे हर तरह का नॉलेज है, इम्यूनिटी का नॉलेज है, चक्रा का नॉलेज है। हमारे जो स्वादिष्ठान चक्र होता है, नीचे से दूसरा चक्र, उसकी वीकनेस से, उसकी कमजोरी से भी हमारे भीतर डर आता है। तो अगर चक्रा को अच्छा बनाएंगे, जो कि ध्यान से हो सकता है, मेडिटेशन से और म्यूजिक थेरेपी से, ये सबसे आसान तरीके हैं। राग यमन के साथ आप ध्यान में बैठा करें, राग यमन को यूं ही सुना करें, तो उससे स्वादिष्ठान चक्र मजबूत हो सकता है। और नॉलेज, हेल्थ का नॉलेज, इम्यूनिटी का नॉलेज, जितना नॉलेज बढ़ाएंगे एक्टिवली, हेल्थ पे बुक्स पढ़ें, लुई हे को पढ़ें, दीपक चोपड़ा को पढ़ें, बहुत सारी किताबें हैं, थोड़ा पढ़ने की आदत डालें, थोड़ा हेल्थ के बारे में सीखें। जितना नॉलेज होगा उतना डर कम होगा। सिर्फ डर के बैठे नहीं रहना, चिंता नहीं करते रहनी है, डर पर काम करना है। डर के लिए अपने नॉलेज को बढ़ाना है, नॉलेज रहेगा फिर डर नहीं होगा। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं प्रियंका आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जैसे कि सर ने बताया, आपको अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है और फियर पर काम करने की ज़रूरत है। जब हमें नॉलेज का अभाव होता है तब हमें फियर ज़्यादा होता है। तो आप फियर ना करें, आप मेडिटेट करें, रिलैक्सेशन की जो प्रोसेस सर ने बताए आप उन्हें करें। और इसके साथ ही हमारा पूरा 1 घंटे का एपिसोड है टीबी के ऊपर। आप ज़्यादा जानकारी के लिए आप उसे भी देख सकते हैं और यूट्यूब पर वो आपको ईजिली मिल जाएगा। और उस एपिसोड को 2 बार 3 बार थोड़े थोड़े दिन के इंटरवल पे रिपीट करके देखें। तब क्या है कि वीडियोस को, जो डीप वीडियोस होते हैं, उनको 2 बार 3 बार देखने के बाद हम उसके सारे कंसेप्ट को ठीक से समझ पाते हैं, पकड़ पाते हैं। जी बिल्कुल। तो आशा है प्रियंका आप इन सब चीज़ों को अपनाएंगे और जल्द ही स्वस्थ भी हो जाएंगे और फियर से भी फ्री हो जाएंगे। इसी के साथ बढ़ेंगे अब अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है अर्चना मिश्रा जी का, उत्तर प्रदेश से। तो आइए उनका सवाल सुनते हैं। सवाल चलाइए प्लीज़। आत्मवंदन। मेरा नाम अर्चना मिश्रा है, मैं लखनऊ से हूँ और मेरी एज जो है वो 40 प्लस है। मेरी प्रॉब्लम सर्वाइकल से रिलेटेड है। मुझे सर्वाइकल 2022 में हुआ और साथ में ये जो सर्वाइकल का इशू हुआ उसके बाद मतलब जब ये अटैक पड़ा है तो बहुत भयानक तरीके से स्टार्ट हुआ है मेरा, कि मैं 2 दिन तक तो उठ ही नहीं पा रही थी। मतलब मुझे भयानक चक्कर आ रहे थे, उसकी वजह से मेरे सर में बहुत ऐंठन होती थी, भयानक पेन होता था और इतना ज़्यादा पेन होता था कि जिसकी वजह से मतलब मैं बिल्कुल बेहोशी की हालत में आ जाती थी कि बैठे बैठे मैं काम कर रही हूँ और अपनी चेयर पे गिरी जा रही हूँ बिल्कुल। तो ये तक हुआ है, लेकिन मैं दिसंबर से भी मेडिटेशन में आ गई हूँ, तो मुझे अभी सर का दर्द नहीं हो रहा है। और कुछ डाइट में भी मैंने ऐसी चीज़ें लेनी चालू करी जिसकी वजह से मुझे मतलब खून की अगर कमी है तो वो दूर हो। जो मेरी रीढ़ की हड्डी है उसमें पेन रहता है, लेकिन सर्वाइकल क्योंकि गले में है तो गले के पास मतलब एक हड्डी जैसे लगता है कि स्वेलिंग है वहां पर, और ये पूरी रीढ़ की हड्डी इतनी इस तरीके की है कि कभी कभी तो मतलब बिल्कुल कहीं पेन ही नहीं होता और मैं इजीली कहो 1-1 घंटे मेडिटेशन कर लूं। लेकिन कभी ऐसा होता है कि पूरा मतलब मैं 5 मिनट भी बैठ नहीं सकती। तो अभी मैंने सुबह का जो मास्टर बनो 2.0 जो स्टार्ट हुआ है तो वो भी मैंने ज्वाइन किया हुआ है, वो भी मैं करती हूँ रोज सुबह। और उसमें कंडीशन ये हो जाती है कि मैं जब सुबह उठती हूँ तो मैं एकदम से बैठ नहीं पाती, तो कभी मतलब बहुत कम हुआ है कि मैं बैठ कर पाऊँ। तो आप प्लीज़ मुझे ये गाइड कीजिए कि मेरी रीढ़ की हड्डी में अभी इधर साइड बहुत अभी पेन होने लगा है जब से मैं मेडिटेशन करना स्टार्ट हुई हूँ। पहले क्या हो रहा था, सर्वाइकल का पार्ट जो है वो और मेरे सर में उसकी वजह से पेन होता था, लेकिन अभी सर का दर्द खत्म हो गया है। वो रेयर होता है कभी कभी, लेकिन रीढ़ की हड्डी में नीचे रहता है और गर्दन में रहता है, शोल्डर तक आ जाता है दर्द, है ना। तो मुझे ये सर्वाइकल में या रीढ़ की हड्डी में किस टाइप का पेन हो रहा है, कमर में पेन हो रहा है तो वो किस टाइप का पेन हो रहा है, क्या मैं अपने व्यवहार में गलतियां कर रही हूँ, कहाँ पर मुझे सुधार की ज़रूरत है, मुझे अपनी डाइट में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, क्या क्या चीज़ें हटानी है। तो
प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्योंकि मुझे पूर्ण रूप से स्वस्थ होना है, मुझे अपना इनर वर्क करना है और मुझे अपने आप को कंप्लीट करना है। सो प्लीज़ मुझे गाइड करिए। इनकी काफ़ी सारी समस्याएं हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप सबके बारे में बताएं। इसके साथ ही इनको जो मेजर प्रॉब्लम जो मुझे लग रहा है, उनका सर्वाइकल का जो पेन था, उससे प्रॉब्लम शुरू हुई, और बाकी का आप बताएं कि कैसे काम कर सकते तो हैं अभी इस पर। अर्चना जी आपने बताया कि ध्यान से आपका सर दर्द में आपको फायदा हुआ है ना? तो थोड़ा विश्वास रखेंगे कि सर दर्द में फायदा हुआ है तो बाकी चीज़ों में भी फायदा होगा ना। उस विश्वास के साथ ध्यान को करते रहना है। और ये मिथ छोड़ने की ध्यान जो है वो बैठकर ही होता है। अगर कभी हम किसी कारण से अगर दर्द है या कोई भी समस्या है तो हम लेट के भी कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए, थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं। ध्यान जो है वो मुख्यतः मन की शांत और शून्य अवस्था है ना। तो लेट के भी ध्यान को किया जा सकता है। और थोड़ा कुछ योगा के कुछ एक्सरसाइज, सिंपल बेसिक पोस्चर को मेंटेन करने के लिए और जेंटल मूवमेंट वाले, वो थोड़ा सीखें गर्दन के और कमर के, और उनको थोड़ा कर सकते हैं। ध्यान को ज़्यादा समय देना है, ध्यान को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा योगा भी करना चाहिए आपको। और आपने बोला इनर वर्क का मैं करना चाहती हूँ। इनर वर्क में आप लुई हे को पढ़ें, लुई हे को सुने, हमारा परिवर्तन का एपिसोड सुने, यू कैन हील योर लाइफ बुक्स प्रॉपर पढ़ें, और उसको पढ़ते हुए अपने मन पे, क्योंकि हर एक बीमारी तो साइकोसोमेटिक होती है, जब तक हम अपने मन में बदलाव नहीं लाएं, अपने आप को हम अगर कमज़ोर और लाचार समझते हैं, अगर हम अपने आप को वल्नरेबल मानते हैं, तो कमजोरी, लाचारगी किसी न किसी तरह से हमारे शरीर में प्रकट होती है। तो इनर वर्क, माइंड वर्क, मिरर वर्क करना होगा, लुई हे की टीचिंग पे चलना होगा, उससे आपको फ़ायदा होगा। कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट में बता देता हूँ, आप समझ लीजिए कि हमारा जो अंगूठा होता है ये हमारी गर्दन से जुड़ा होता है। तो अगर हम अपने इस अंगूठे का मसाज चारों तरफ से करते हैं, खासकर अंगूठे के पीछे नेल के नीचे वाले हिस्से में, दोनों हाथों में बारी बारी से करेंगे, तो इसका मसाज, थंब के बैक पोर्शन का मसाज जो है, ये आपके नेक को ठीक करने में फ़ायदा दे सकता है। साइकोसोमेटिसिटी लुई हे को पढ़ते हुए आप यह जानेंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी पर काम करना है आपको, अपने जीवन में रिजिडिटी नहीं रखना है, जिद्दीपन। हम फ्लेक्सिबल रहते हैं तो हमारा स्पाइन, नेक, जॉइंट्स हमारे हेल्दी रहते हैं। एक्यूप्रेशर पॉइंट में आप अगर स्पाइन में पैर तकलीफ है, पैर में, तो पैर में एक एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है K7। K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आप मसाज करेंगे तो उससे आपको स्पाइन में अच्छा हेल्प मिल सकती है। K7 का चित्र दिखाया जा रहा है, समझ लीजिए। हमारे पैर में एंकल के पीछे K3 है, उससे 2 अंगुल ऊपर K7 है। इस K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को 2-2 मिनट के लिए दिन में 3 बार 5 बार आप मसाज किया करें। इससे आपका स्पाइन हेल्दी रहेगा, स्पाइन मजबूत होगी, और जब कोई चीज़ मजबूत होती है, हेल्दी होती है, तो उसमें कोई पेन वगैरह नहीं होता है, कम होता है। भोजन में मिलेट्स अच्छे होते हैं, 5 मिलेट्स का सेवन करने से भी आपको हेल्प हो सकता है। 5 मिलेट्स हमारे शरीर के लिए बेस्ट फूड है। तो हर एक रोग में जब भोजन की बात आएगी तो एक तो शाकाहारी होना तो बहुत बेसिक बात है, में शाकाहारी होना ही चाहिए, और साथ में हमें मिलेट्स का जो एक मोटा अनाज होता है, लेकिन मोटे अनाज में बाजरा, रागी, जौ भी आते हैं, उस मोटे अनाज की बात नहीं हो रही है। ये खास 5 मिलेट्स हैं, कोदो मिलेट, ब्राउन टॉप, बार्नयार्ड, फॉक्सटेल, लिटिल। हमें इन 5 का सेवन करना है, और सबसे बेस्ट तरीका है खमीर बनाकर लेना। खमीर बनाने का तरीका आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, इनका खमीर बना कर लें, तो ये आपको हर तरह के हेल्थ में इम्प्रूव करने में ये बहुत मदद करेगा। हेल्थ अच्छा रहेगा तो हमारा ध्यान भी अच्छा होगा, ध्यान से हीलिंग भी होती है, और अगर हमारी हीलिंग हो चुकी हो तो ध्यान हमारा गहरा हो जाएगा। दोनों एक दूसरे को हेल्प करता है। तो अपने हेल्थ का ऐसे आप ध्यान रखिए। धन्यवाद सर। लेकिन सर इसके साथ ही साथ इनकी एक समस्या और है, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम की, जो आपने बताया कि K7 पर काम करेंगे तो स्पाइन स्ट्रांग होगा, लेकिन इसके साथ इन्होंने बताया ना कि इनको चक्कर की समस्या भी आ रही थी, तो क्या इन चीज़ों से वो भी हील हो जाएगी कि चक्कर इनको बहुत ज़्यादा आ रहे थे? K7 से चक्कर आना भी जो है वो कम हो जाएगा।
और सर्वाइकल की दिक्कत ये बता रहे थे ना, सर दर्द तो इनका अब काफी बिल्कुल। ठीक हो गया है, जी जी कम जी हो गया है, तो वो समस्या अब तो ठीक हो गई है। जी। ओके, थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं अर्चना जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इन सब चीज़ों को आप अपनाएंगे, मिलेट्स का सेवन करना शुरू करेंगे, इस समस्याओं से आप बहुत जल्द ही छुटकारा पाएंगे, ऐसी हमारी आशा है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है विजय कुमार सिंह जी का, झारखंड से। सुनते हैं इनका सवाल। नमस्कार, मेरा नाम विजय कुमार सिंह, मैं जमशेदपुर से बोल रहा हूँ। मैं पिछले 2 साल से मेडिटेशन कर रहा हूँ और इसके बावजूद मुझे 1 महीना 1.5 महीने के अंदर बीच में गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है पेट। कृपया इसके उपाय बताएं। धन्यवाद। हमें थोड़ा अपनी सोच में थोड़ा परिवर्तन लाना है कि मेडिटेशन हम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मुझे ये समस्या हो रही है। मेडिटेशन से हेल्थ में फ़ायदा होता है, लेकिन ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और साथ मेडिटेशन के साथ साथ हमें अध्यात्म के कई आयाम पर हमें काम करना होता है। हमें अपने मन पर काम करना होता है, हमें ऊर्जा पर, नाड़ियों पर, चक्रों पर काम करना सीखना होता है। तो मेडिटेशन जो है वो सिर्फ आंख बंद करके बैठ जाना नहीं है। मेडिटेशन के साथ साथ ज्ञान है, और ज्ञान के लिए स्वाध्याय कहा जाता है। तो हमें इस तरह से सोचना चाहिए कि मुझे और क्या करना है। मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, मुझे अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर बात समझिए कि गैस की प्रॉब्लम जो है ये हमारे पैंक्रियाज का हेल्थ, स्प्लीन का हेल्थ पर निर्भर करता है, और हमारे रिलैक्सेशन पर निर्भर करता है। हम जितने रिलैक्स रहना सीखेंगे उतना हमारा पैंक्रियाज और स्प्लीन हेल्दी होगा। एक्यूप्रेशर पॉइंट से तो हम हेल्दी कर ही सकते हैं। हमारे पैर में SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट के मसाज से हम अपने स्प्लीन को, अपने पैंक्रियाज को मजबूत कर सकते हैं। दाहिने पैर में मसाज करेंगे तो पैंक्रियाज मजबूत होगा। दिखाया जा रहा है आपको ये इमेज, इसमें जो पीला रंग का जहाँ पे डॉट है, वो आप मसाज करने के बाद वहाँ पर पीले रंग की हल्दी भी वहाँ पर लगा सकते हैं, उससे भी SP4 जो है वो मजबूत होगा। बाएं पैर में SP4 मसाज किया जाए तो स्प्लीन मजबूत होगा। दोनों पैर में मसाज करना है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। SP4 का मसाज करेंगे, साथ में रिलैक्स रहना सीखिए। रिलैक्स रहने के लिए योग निद्रा का अभ्यास कीजिए, गहरी सांसें लीजिए, और सरेंडर का एटीट्यूड, एक्सेप्टेंस का एटीट्यूड हम अपने लाइफ में थोड़ा लाएं। ध्यान कर रहे हैं, विश्वास रखें, ध्यान कर रहे हैं तो फायदा होगा। मिलेट्स का भी प्रयोग आपको हेल्प कर सकता है। मिलेट्स के प्रयोग से भी बहुत बार नोटिस करे गए हैं गैस की समस्या जो है वो ठीक हो जाती है। तो काम करें अपने आप पे, फायदा होगा। सर जैसा कि इनका जो सवाल है कि इनको गैस की प्रॉब्लम रहती है, यहाँ पर क्या साइकोसोमेटिक रीज़न हो सकता है? साइकोसोमेटिक रीजन यहाँ पे है लैक ऑफ रिलैक्सेशन। हम अपनी लाइफ में रिलैक्स नहीं है। हमको लगता है कि बहुत सारा काम है, ज़्यादा कामों को जल्दी करना है, अच्छे से करना है, परफेक्शनिस्ट हम बनना चाह रहे हैं, ज़्यादा काम करना चाह रहे हैं। जितना काम आराम आराम से होता है उतना हमें काम करना चाहिए, और सरेंडर करना चाहिए। डिवाइन की ये मर्जी है, ऐसा हो रहा है, ऐसा होगा। जो मर्जी है, भगवान की जो मर्जी है वो होता है। हम अपना रोल अदा करें, हम अपना काम करें, लेकिन ज़्यादा हम उसको अपने ऊपर बर्डन की तरह ना लें। तो रिलैक्सेशन का एटीट्यूड, एक्सेप्टेंस का एटीट्यूड, सरेंडर का एटीट्यूड जो है, ये साइकोसोमेटिक रूप से हमें हील करेगा। जी, तो सर इसके साथ ही आपने बताया कि हमें इनको मिलेट्स का भी ध्यान रखना है, मिलेट्स इनको कंज्यूम करना है। फ्रूट्स किस क्वांटिटी में ले सकते हैं, क्योंकि फ्रूट्स भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगे। हाँ, फ्रूट्स भी मददगार हो सकते हैं। फ्रूट्स सुपाच्य भोजन में आते हैं, उसको पचाने के लिए, और प्राण ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। हमारी बॉडी को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती जी। है। तो फ्रूट्स मॉर्निंग टाइम पर फ्रूट्स ले सकते हैं। मॉर्निंग आवर्स में फर्स्ट फूड हमारा जो है वो फ्रूट्स ही होना चाहिए, जूस हो या फ्रूट हो। तो सीजनल फ्रूट्स लेने चाहिए। महंगे फ्रूट्स, एप्पल है या दूसरे फ्रूट्स हैं तो महंगे हैं तो बेहतर होते हैं, ऐसे सोच से हमें बाहर निकलना चाहिए। सीजनल फ्रूट्स का हम सेवन करेंगे तो उससे भी हमें हेल्प हो सकता है। मिलेट्स गैस के मामले में, लेकिन ना मिलेट्स बहुत अच्छा है, तो मिलेट्स का सेवन आप शुरू कर दें,
आप पाएंगे कि आपकी समस्या ठीक होने लग जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस सवाल के भी जवाब के लिए। आशा करते हैं विजय कुमार जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप इन सब चीज़ों को अपनाएंगे, मिलेट्स को अपनाएंगे, फ्रूट्स को अपने डाइट में शामिल करेंगे, इसके साथ ही साथ आप रिलैक्सेशन अपनाएंगे, आपकी समस्या जल्द ही ठीक हो जाएगी। तो इसी के साथ बढ़ेंगे अब आज के अगले सवाल की और अगला सवाल है रजनी जी का। रजनी दिल्ली से हैं, आइए सुनते हैं इनका सवाल। मेरा नाम रजनी है। मैं 40 वर्ष की हूँ। मेरा वजन 80 किलो है। मैं शादरा दिल्ली से बात कर रही हूँ। मैं करीबन आधा घंटे ध्यान में बैठती हूँ। मेंसेस ज़्यादा होने से मेरे शरीर में और सर में दर्द रहता है। कृपया इसका उपाय बताइए। SP4, SP6, LU7 ये 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट हैवी मेंसेस में काम आते हैं रेगुलर बेसिस पे, और जब मेंसेस हो रहे हों उस समय LV1, SP1 को सिलेक्ट करना चाहिए। तो SP4 सबसे पहले हम समझ लें, स्प्लीन 4 अभी गैस के लिए हमने देखा था, वो पॉइंट काम आएगा दाहिने पैर में, लेकिन इसमें विशेष रूप से करना है मसाज। यहाँ पर मसाज करने के साथ हम यहाँ पर पीले रंग यानी कि हल्दी लगा कर छोड़ सकते हैं, तो हल्दी जो है वो भी कलर थेरेपी के रूप में काम करेगी। SP4 के साथ SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करें। SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट एंकल से 4 अंगुल ऊपर होता है। ये SP6 दोनों पैरों में करना है। SP6 पे अक्सर दर्द मिलेगा, तो जब तक दर्द रहता है तब तक हमें इसको मसाज करना है। कितनी बार एक्यूप्रेशर पॉइंट में ऐसा होता है कि हम SP6 पे मसाज कर रहे हैं, मसाज करते करते धीरे धीरे दर्द खत्म हो गया और फिर हमको लगा कि ये तो फ़ायदा हो गया, हमने छोड़ दिया, और फिर से समस्या आ जाती है। 2-4 दिन के बाद दबाएंगे तो पाते हैं कि फिर से दर्द वहाँ पर अब मिलने लग गया है। ये ब्लॉकेज थी, हटी, आपने छोड़ दिया, ब्लॉकेज फिर से दोबारा आ गई। तो पूरी तरह से बंद नहीं करना चाहिए। जब फ़ायदा हमें जब हो जाता है तो हमें उसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर देना चाहिए। जैसे मान लीजिए पहले अगर हम 3 बार 4 बार दबा रहे थे, तो अब सिर्फ दिन में 2 बार दबाएंगे, और भी नहीं तो दिन में 1 बार दबाएंगे, लेकिन आपको काम करते रहना है। SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट दोनों पैरों में दर्द मिल सकता है, दोनों पैरों में दबाएंगे। और हमारे हाथ में LU7 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, अंगूठे की लाइन में कलाई पर, यहाँ पर एक बोन है, बोन से जस्ट नीचे टच करते हुए LU7 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इस LU7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करें। आपको चित्र दिखाया जा रहा है, पूरी लंग में नाड़ी का चित्र यहाँ पे है। आपको सिर्फ LU7 लंग 7 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर मसाज करना है, और ये दाहिने हाथ में विशेष रूप से होगा, लेकिन दोनों हाथों में मसाज किया जा सकता है। LU7, SP6, SP4 इन पर काम करने से मेंसेस की प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाती है। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब देने के लिए। आशा करते हैं रजनी जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप SP6, SP4 और LU7 पर काम करेंगे, आप बहुत जल्द ही ठीक हो जाएंगे। इसी के साथ हम अगले सवाल पर बढ़ें, उससे पहले मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूँगी कि जो आप सवाल हमें भेजते हैं, उस सवाल में आप जब भी वो सवाल आप रिकॉर्ड करें तो उस दौरान आप ये देख लें कि आपके आसपास शोर ना हो, जिससे कि आपकी क्लियर आवाज़ हम तक आए और हम आपके सवालों का सही से जवाब दे पाए। और इसके साथ ही यदि आपके मन में भी कोई सवाल अभी है आपकी हेल्थ के लिए, तो वो सवाल आप हमें ज़रूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपना सवाल हमें ज़रूर भेजें। और ध्यान रखें कि आप अपना सवाल रिकॉर्ड करते समय थोड़ा वातावरण का ध्यान रखें कि थोड़ा ज़्यादा शोर ना हो, आप थोड़ा एकांत में आकर के अपना सवाल रिकॉर्ड करें। सवाल में आप अपना नाम, आप कहाँ से बात कर रहे हैं ये, और इसके साथ ही साथ आपकी उम्र कितनी है ये ज़रूर बताएं। इसके साथ में आपकी जो समस्या है उसको डिटेल में बताएं, जिससे कि हम आपकी समस्या का सही सटीक समाधान आप तक पहुंचा सकें। तो उसी के साथ अब शुरू करते हैं, एक बार फिर से श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। तो अगला सवाल जो है हमारा वो हमें भेजा है अनिल कुमार जी ने मध्य प्रदेश से। तो आइए सुनते हैं इनका सवाल। आत्मवंदन। मैं अनिल कुमार पटले, उम्र 35 वर्ष, मध्य प्रदेश जबलपुर का निवासी हूँ। मैं मास्टर बनो की क्लास निरंतर प्रतिदिन अटेंड कर रहा हूँ। पिछले 20 दिनों से मैं हर दिन ध्यान कर रहा हूँ। मुझे पिछले 4 साल से सोराइसिस के शरीर में पैर में 2-3 जगह धब्बे हैं।
ये मौसम के अनुसार कभी कभी नॉर्मल दवाइयों से ठीक हो जाते हैं, कभी कभी फिर से आ जाते हैं। कृपया मुझे इस सोराइसिस स्किन डिसीज की ट्रीटमेंट और फूड प्लानिंग बताएं। धन्यवाद। सर, तो इनके सवाल का जवाब जानने से पहले मैं जानना चाहूँगी, इन्होंने जैसे बताया कि इनको सोराइसिस की प्रॉब्लम्स है, तो सोराइसिस ये क्या समस्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। स्किन प्रॉब्लम है, हमारी बॉडी में टॉक्सिन के जमा होने से ये होता है। जितना हम अपने बॉडी में डिटॉक्स कर लेंगे, बॉडी को हम अच्छा भोजन, अच्छा इन्वायरमेंट देंगे, उतना हमारा शरीर हेल्दी रहेगा। और यहाँ पर एक बात और भी समझनी है कि आपने कहा कि ये आते हैं और जाते हैं, कभी कभी आ जाते हैं, कभी कभी चले जाते हैं। तो अपने लाइफ में आपके माइंड में कौन से इमोशंस आने से ये इनके आने की संभावना होती है, इसका पैटर्न को थोड़ा पकड़ें, थोड़ा नोटिस करें। जब भी कभी आपको ये धब्बे आए, उस दिन आप डायरी बना लेकर बैठें और थोड़ा अपने पिछले 2 दिन की ज़िंदगी को, 3 दिन की ज़िंदगी को, पिछले हफ्ते की ज़िंदगी को देखें कि आपके भीतर कौन से ऐसे इमोशन उठे, जो भी हमारे अनहेल्दी इमोशंस होते हैं, एंगर है, एंजाइटी है, फियर है, सैडनेस है, इनमें से कौन से इमोशन मेरे भीतर उठे हैं, मेरे लाइफ में क्या ऐसा हुआ है, क्या क्या मेरा कोई माइंड का फैक्टर, इमोशन का फैक्टर यहाँ पर है क्या। अगर आप इस तरह से चिंतन करते हैं और अगर आपने डिस्कवर कर लिया, तब ठीक करना ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि अब बीमारी पकड़ में आ गई। देखिए, बीमारी हमें बॉडी पर परेशान करती है, हमें धब्बे हो रहे हैं, दिखने में ख़राब लगता है, हमें दूसरी समस्या हो रही है, लेकिन जो फिजिकल प्रॉब्लम है उसका कारण तो मन में है। अगर आप मन के तल पर इमोशन को पकड़ सकते हैं कि ऐसा कौन सा इमोशन है, कौन सी बात है जो मेरे मन में चलती है, घूमती है, तो मुझे ये प्रॉब्लम मेरी उभर जाती है। अगर इस पर अगर आप काम करने में सफल हुए तो ये बेस्ट ट्रीटमेंट होता है, माइंड का ट्रीटमेंट। हाँ, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, हम अपने डाइट्स पे भी काम कर सकते हैं। डाइट्स में तो सबसे अच्छा मिलेट्स ही मैं बोलता हूँ। हर रोग में मिलेट्स बहुत अच्छा काम करता है। ये हमारे बॉडी के माइक्रोबायोम को, नॉर्मल जो हेल्दी माइक्रोबायोम होते हैं उसको रीस्टोर कर देता है। आप मिलेट्स खाना शुरू करें। 5 तरह के मिलेट्स होते हैं। जौ, बाजरा, रागी भी मिलेट्स के अंदर आते हैं, लेकिन मैं उस मिलेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इन 5 मिलेट्स, ब्राउन टॉप, बार्नयार्ड, कोडो, लिटिल मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, इनकी बात हो रही है। ये कर्नाटक में, साउथ इंडिया में ज़्यादा होते हैं, वैसे इसकी खेती कहीं भी हो सकती है। तो इनका खमीर लेना शुरू करें। यूट्यूब पे रेसिपी मिल जाएगी, खमीर कैसे बनाना है, खमीर लेना शुरू करें। खमीर के अलावा खिचड़ी के रूप में भी ले सकते हैं, चपाती भी बनाई जा सकती है, लेकिन खमीर इसका बेस्ट खाने का सामान है। फर्मेंटेशन से हमें हेल्दी बैक्टीरियाज मिलते हैं। तो मिलेट्स लेना शुरू करें, अपने इमोशंस पे काम करें, और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स में आप LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पे काम कर सकते हैं। LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारा जो है लंग नाड़ी का 6ठा पॉइंट है, कलाई और एल्बो के बीच में होता है। कलाई और एल्बो के बीच में चित्र आपको दिखाया जा रहा है। इस LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को समझ लीजिए। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट पे दर्द नहीं मिलता, ध्यान रखिएगा, लेकिन फिर भी आपको मसाज करना है दोनों हाथों में। LU6 का मसाज 2-2 मिनट के लिए दिन में 3 बार 5 बार आप किया करें। तो इससे आपकी स्किन हेल्दी रहेंगी और आपको समस्या ठीक हो सकती है। सर, इस समस्या में हम और क्या कुछ कर सकते हैं और किन किन चीज़ों पर काम करें जिससे समस्या ना हो? डिटॉक्स कर सकते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग और फास्टिंग से हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है, और बॉडी में अगर हमारा टॉक्सिन ना रहे तो कोई भी रोग नहीं होगा। हर एक रोग का, नेचुरोपैथी की थ्योरी के अनुसार, हर एक रोग का एक कारण है हमारे शरीर में ऐसी चीज़ों का, अनवांटेड चीज़ों का जमा होना, रहना। जो चीज़ हमें नहीं खानी चाहिए हमारे शरीर में जाती है, रुक जाती है, तो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। हम ऐसे इन्वायरमेंट में होते हैं, हमारे श्वास नली से ऐसे अनहेल्दी जाते हैं पार्टिकल्स, ppm 2.5 जानते हैं, ppm 10 जानते हैं, तो वो भी हमारी बॉडी में टॉक्सिन बनता है। हम जो भी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, हम घर में जो डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं, इन सभी में
बहुत सारी चीज़ों में ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होती हैं, लेकिन ना हमें उतनी जानकारी के अभाव में अगर हम पढ़ना शुरू करेंगे, इन्वायरमेंटल फैक्टर को समझेंगे, हेल्दी केमिकल्स हो, हम जो भी चीज़ें यूज कर रहे हैं अपने घर में, तो इन सभी का ये प्रभाव पड़ता है। तो डिटॉक्स समझना है, बायो फ्रेंडली, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। जी सर, जैसे कि आपने बताया कि हमें बॉडी को डिटॉक्स करना है, इन सब चीज़ों को हमें, जो हमारे शरीर में चीज़ें चली जाती हैं जो नहीं जानी चाहिए जी। वो रुकती हैं तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। आपने बताया डिटॉक्स हम कर सकते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग से, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि हो सकता है जो कुछ व्यूअर्स हमसे अभी अभी जुड़ रहे हों, Yes. तो उनको थोड़ा डिटेल में बताएं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से क्या कुछ हो सकता है और ये होता क्या है। ये फास्टिंग में हम नॉर्मली फास्ट करते हैं, हम खाते पीते नहीं हैं। तो जब हम करते हैं तब हमारे शरीर को अपनी सफाई करने का समय मिल जाता है। हम इसको याद रखने के लिए ऐसा समझ लें कि अगर हमें घर में सफाई करनी हो तो हमें छुट्टी लेनी पड़ती है अपने काम से। अगर नॉर्मल हमारा ऑफिस है या कोई काम है उसमें हम जा रहे हैं, तो सफाई करने के लिए, बड़ी सफाई करने के लिए समय नहीं निकाल सकते हम। प्रॉपर सफाई करने के लिए आपको प्रॉपर टाइम चाहिए, छुट्टी चाहिए। वैसे ही अगर आप अपनी बॉडी में, अगर आपने खाना नहीं दे रहे हैं, अगर बॉडी को आराम मिल रहा है, तो बॉडी अपनी इंटरनल सफाई करता है। तो फास्टिंग मेन तरीका होता है। रिसर्च में पाया गया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, अगर हम कुछ घंटे की फास्टिंग करते हैं, 15 घंटे 16 घंटे, तो यह भी हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होता है। आप सुबह में 10 बजे अगर ब्रेकफास्ट लेते हैं, शाम में 6 बजे तक अपना रात का भोजन, डिनर ले लें, या ज़्यादा से ज़्यादा 7 तो अगर आपने 8 घंटे 9 घंटे की विंडो में अगर आपने भोजन किया, 15 घंटे 16 घंटे का फास्ट हो रहा है, तो बॉडी अपनी क्लींजिंग प्रोसेस पे भी काम कर सकता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग आसान है, अगर हम एक बार थोड़ा सा अपनी रूटीन वैसा सेट कर लें, फिर तो हम 7 दिन कर सकते हैं। चलिए 7 दिन मत कीजिए, आप 5 दिन तो कीजिए। 5 दिन भी करेंगे तो भी आपको फ़ायदा मिल सकता है ना। अगर आप नहीं रह पाए बिना शाम में 6 बजे या 7 बजे के बाद, अगर बिना कुछ खाए पिए नहीं रह पाए, अगर आपका मन आपको परेशान करे, तो आप कुछ लिक्विड ले लीजिए, जैसे वेजिटेबल सूप हुआ या कोई भी लिक्विड चीज़। लिक्विड चीज़ों को डाइजेस्ट करने में बॉडी को उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है ना। तो वो बिल्कुल, अगर प्रॉपर नहीं कर सकते इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो लिक्विड लेकर कर सकते हैं। वो भी ना हो तो चलिए वेजिटेबल ले लीजिए। जैसे आप सीरियल्स मत लीजिए, सीरियल्स को डाइजेस्ट करने में, सीरियल्स को प्रोसेस करने में बॉडी को ज़्यादा मेहनत लगती है, सब्जियों में कम मेहनत लगती है। तो अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकें तो बेस्ट है, नहीं तो आप सब्जी या सूप ले सकते हैं। और अगर हो सके तो प्रॉपर महीने में 1 दिन प्रॉपर फुल फास्ट करें। बहुत लोग नवरात्रा का फास्ट करते हैं, लेकिन जब फास्ट करते हैं ना, तो फास्ट को तोड़ने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कभी आप योग में संघ प्रक्षालन की क्रिया होती है, तो संघ प्रक्षालन की क्रिया के बाद खिचड़ी खाने पर फोकस किया जाता है। क्योंकि खिचड़ी सुपाच्य होता है। तो वो फास्टिंग जब हम तोड़ते हैं तो उसके बाद हमें सुपाच्य भोजन लेना चाहिए। लेकिन बहुत सारे परिवार में फास्टिंग के बाद जो फास्टिंग तोड़ते हैं, तो वो इतने गरिष्ठ भोजन बना लेते हैं, तो फास्टिंग का प्रॉपर फ़ायदा फिर नहीं ले पाते। बॉडी आराम कर रहा था और आराम से बाहर आया, और उसको वैसा चीज़ पचाने को मिल जाए जिसमें मेहनत ज़्यादा लगती है, तो ना बॉडी के लिए ये और फिर ट्रबल हो जाता है। सुपाच्य भोजन, खिचड़ी या कोई भी जो इजीली पच जाता हो, वैसा भोजन हमें लेना चाहिए पहले, सेमी लिक्विड, सेमी सॉलिड, और फिर हमें प्रॉपर सॉलिड पे जाना चाहिए। तो ये फास्टिंग तोड़ने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग समझ कर करें, ये आपको डिटॉक्स करने में, अपने आप को हेल्दी रखने में काफ़ी मदद करेगा। जी सर, इसके साथ ही ये भी मुझे जानना था कि ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, क्या ये सभी लोग कर सकते हैं या किसी स्पेसिफिक लोगों के लिए है? ये सभी लोग कर सकते हैं, यहाँ तक कि डायबिटिक्स भी, जी, अगर उनकी बॉडी उनको अलाउ करती है, सपोर्ट करती है, तो कर सकते हैं। या ऐसे कोई पर्सन है, मतलब या कोई इस तरह से जहाँ पर हमें इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है, जैसे कि प्रेग्नेंट जो लेडीज़ हैं वहाँ पर ध्यान रखना हो कि वहाँ पर ना करना, तो ऐसे कौन है जिनको नहीं करना है? ऐसे कोई नहीं है, सभी लोग कर सकते हैं। हाँ, प्रेग्नेंट महिला की बात है, ऑब्वियस है,
जी तो वहाँ पे उनको फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करना चाहिए उनको। हाँ, उनको लिक्विड पे वो जा सकती हैं, वो सब्जियों के सेवन में जा सकती हैं, फल के सेवन में जा सकते हैं कि फल और सब्जियों का कंटेंट जी उनका ज़्यादा हो। प्रॉपर फास्ट या इंटरमिटेंट फास्ट उनको अवॉइड करना चाहिए। जी। तो सर जैसे कि आपने बताया काफ़ी सारी चीज़ें आपने बता दी हमें डिटॉक्स करने के लिए। तो डिटॉक्स की भी हमने बात जब की है पिछले एपिसोड्स में हमने कई चर्चा की है डिटॉक्स के बारे में। तो डिटॉक्स के भी अलग-अलग मेथड्स होते हैं। आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग बताया कि और कोई भी मेथड है जो अपना सकते हैं ये? हाँ, बहुत लोग करते हैं। डिफरेंट हर्बल टीज़, डिफरेंट हर्बल मटेरियल होते हैं जिनको पीकर, ग्रीन टी जैसे सिंपल एक हुआ, और भी कई तरह के होते हैं जिनको कर सकते हैं। फिर बहुत सारे मेथड्स आ गए हैं, जी। है ना? जो ये ईज़ी हो हाँ, करने में मैं वो अब जानना। करेले के पानी में पैर को डिप करते हैं, तो उससे भी कहते हैं कि डिटॉक्स होता है। अब ये मेथड कितना काम करता है, मैंने उसको ज़्यादा स्टडी नहीं किया है, कुछ तो काम करता ही होगा, जी। है ना? फिर अलग-अलग ऐसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स भी हैं जिसके में पानी डिप करके, पैरों को डिप करके वो डिटॉक्स किया जा सकता है। कई सारे तरीके, जी। क्योंकि डिटॉक्स फ़ायदेमंद बहुत है। जी, जी। वेलनेस के इंडस्ट्री में, न्यूट्रिशन की इंडस्ट्री में डिटॉक्स सबसे पहली और सबसे बड़ी रिकमेंडेशन है, सबसे बड़ी प्रैक्टिस है। और अगर इसको ऐसे समझे तो सबसे ईज़ी जो मेथड है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग है। हाँ। जी, तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर इस सवाल का जवाब देने के लिए। आशा करते हैं कि अनिल जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप इन सभी चीज़ों को अपनाएँगे, डिटॉक्स आप करेंगे, तो आपको और भी ज़्यादा इसमें फ़ायदा होगा, आपकी स्किन प्रॉब्लम जो है वो ठीक होगी। तो इसी के साथ बढ़ेंगे अब अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है वीणा जी का दिल्ली से। तो आइए सुनते हैं उनका सवाल। मेरा नाम बीना है, मैं दिल्ली में रहती हूँ। मेरी एज है 60 साल। मैं ध्यान करने बैठती हूँ तो मेरी जो है यूरिन की समस्या है, और वैसे भी मेरी पर्सनल भी यूरिन की दिक्कत बहुत है। सर इनका जो सवाल है वो जानना चाहेंगे कि यूरिन की प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में आपसे थोड़ी सहायता ये चाहती हूँ। बहुत सारी महिलाओं को, बहुत सारी एजेड महिलाओं को ये समस्या होती है। तो यहाँ पर हमें समझना है कि जो हमारा जो ब्लैडर ऑर्गन है उसको मजबूत करना है, और उसको मजबूत करने के लिए SP6 LU7 पॉइंट सबसे काम के होते हैं। SP6 से हमारे एंकल से 4 अंगुल ऊपर होता है अंदर की तरफ। अभी भी SP6 का जिक्र आया था हैवी मेंसेस के केस में। तो SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करना है दोनों पैरों में। तो इससे एक हमारे लोअर एब्डोमेन के ऑर्गन्स हेल्दी होते हैं। तो ये एक बेसिक पॉइंट है जो ओवरऑल हेल्थ को भी अच्छा कर सकता है। SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट के अलावा LU7 पे हमें काम करना चाहिए। LU7 हमारी कलाई पर है। अभी LU7 भी हमने देखा था, अंगूठे की लाइन में आता है, चित्र दिखाया जा रहा है, इसे समझ लें। दोनों हाथों में इस LU7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करें। SP6 पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा टाइम उस पर देना है। SP6 के साथ साथ हमें LU7 पे पॉइंट पे काम करना है। और भी पॉइंट हैं, हम कॉरेस्पॉन्डेंस पे काम कर सकते हैं, पेरिनियम कॉरेस्पॉन्डेंस पे, हम UB57 पे काम कर सकते हैं। पॉइंट कई सारे होते हैं, हर एक रोग में 1 या 2 आपको बताए जाते हैं ताकि आप उस पर काम करेंगे। और फ्रिक्वेंसी इंपॉर्टेंट है, आप कितनी बार उसको दबाते हैं, कितनी बार उस एक्यूप्रेशर पॉइंट को छूते हैं, उससे वो नाड़ी हेल्दी होती है। और नाड़ी हेल्दी होती है तो हमारे ऑर्गन्स भी हेल्दी होते हैं और तब समस्याएं दूर होती हैं। तो SP6 LU7 पे काम करके आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। सर और क्या कुछ कर सकते हैं इनकी सिचुएशन में, इस प्रॉब्लम में? हालांकि क्योंकि एजेड भी हैं तो उनको प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होती होगी, तो आप जानना चाहोगे कि और क्या कुछ करें सिचुएशन में जिससे इनको राहत मिले? देखिए, योगा, और योगा में लोअर बॉडी पार्ट्स का योगा है ना, पेरिनियम का, हमारा जो यूरिनरी ऑर्गन का जो ऑरिफिस है, जो पेरिनियम के एक्सरसाइज, कीगल एक्सरसाइज, तो पैरों का जो योगा होता है, पैरों की मसल्स हमारे हेल्दी रहेंगे तो पेरिनियम हेल्दी रहेगी। तो वो एक्सरसाइज, कीगल एक्सरसाइज, पैरों के व्यायाम, उनको करने से फ़ायदा हो सकता है। जी। सर इसके साथ में जैसा कि आपने बताया कि हमें एक्सरसाइजेस पे ध्यान देना चाहिए, तो क्या यहाँ पर इनको मसाज वगैरह कर सकते हैं, उससे भी थोड़ी सी राहत मिलेगी, आराम मिलेगा, या और क्या कुछ कर सकते हैं इनकी सिचुएशन में? देखिए, हमारे जो तलवे हथेली है,
और तलवा है, जी। ये पूरी बॉडी से जुड़ा होता है, पूरी बॉडी से कनेक्टेड है। तो अगर हम सोते समय अपने पूरे तलवे का मसाज कर लेते हैं तो हमारी पूरी बॉडी का मसाज हो जाता है। अगर किसी भी रोग में, सिर्फ इस केस में नहीं, किसी भी रोग में अगर हम अपनी एक आदत बना लें कि सोने से पहले हम 5 मिनट दोनों पैर के तलवे का खुद से मसाज करेंगे, तेल लगाएं ना लगाएं वो सेकेंडरी है ना। लोग अननेसेसरी चीज़ों में ज़्यादा उलझ जाते हैं कि तेल लगाना है कि नहीं लगाना है, कौन सा तेल लगाना है। ठीक है, तेल लगाना आपकी मर्जी है तो आप लगा सकते हैं, लगवा सकते हैं, दूसरे से भी लगवा सकते हैं। दबाना, पूरे तलवे को अगर हम दबा लें तो भी हमारी पूरी बॉडी का एक तरह से मसाज हो जाता है। और दबाते हुए जिस जगह पे आपको दर्द महसूस हो, जिस जगह पे आपको सेंसिटिव लगे, जिस जगह पे दबाते हुए आपको अच्छा लगे, उस पे आपको ज़्यादा समय देना चाहिए। तो उससे भी हम अपना एक्यूप्रेशर, सेल्फ एक्यूप्रेशर कर सकते हैं या दूसरों से भी करवा सकते हैं। अगर कोई फैमिली में कोऑपरेटिव फैमिली मेम्बर है तो ये तो खुद से भी कर सकते हैं, बहुत आसान चीज़ है। एक्यूप्रेशर प्लेट्स आते हैं, उन पे हम खड़े होकर अपने पैरों को ऊपर नीचे कर सकते हैं, उससे भी हेल्प होता है। तो कई सारे तरीके हैं कि जितना समझेंगे, जितना आप अपने आप पे टाइम देंगे, उतना आप अपने आप को जल्दी ठीक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब के लिए भी। आशा करते हैं वीला जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप इन सब चीज़ों को अपनाएंगे, बहुत जल्द ही पूर्णतः स्वस्थ भी हो जाएंगी। इसी के साथ अब बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है मीनाक्षी जी का। मीनाक्षी जी दिल्ली से हैं, आइए सुनते हैं इनका सवाल। हेलो सर, मैं मीनाक्षी दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरा बेटा 18 साल का तरुण है। उसको 1 साल से सीजर्स की दिक्कत हो रही है। दवाई भी दे रही हूँ, पर दवाई देते-देते भी दिक्कत हो रही है। हम क्या करें? कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज़ सर बताइएगा। सर इन्होंने जो जिक्र किया कि सीजर की प्रॉब्लम है, ये क्या होता है? ये थोड़ा सा आप इसको डिटेल में सीजर बताएं। मीन्स फिट्स, एपिलेप्सी, है ना, दौरे पड़ना, जी। है ना। ओके। हमारी बॉडी में, खासकर ब्रेन में न्यूरल कनेक्शंस जो हैं वहाँ पर कहीं पर डिफेक्ट होता है और हमारी नाड़ियाँ में भी डिफेक्ट है। तो ये बॉडी को जो दौड़े आते हैं, कितनी बार दौड़े में किसी की को लार वगैरह भी आता है, मुंह से झाग वगैरह, कभी कभी आंखें ऊपर हो जाती हैं, और नहीं तो अनकॉन्शियस या सेमी कॉन्शियस तो होते ही होते हैं। तो मेडिकल में इसकी बहुत अच्छी प्रोग्नोसिस तो नहीं है, दवा लेनी होती है, और ठीक हो जाने के बाद भी अगर किसी का एज फैक्टर से या किसी दूसरे फैक्टर से ठीक हो जाता है, तो एलोपैथी में तो होता है कि आपको 3 साल तक उसकी दवा लेती रहनी है, ठीक हो जाता है तो भी, क्योंकि वो दोबारा नहीं आना चाहिए, और आता है तो, और ये एक सीरियस मामला है, इसमें ध्यान रखने की जरूरत तो है। तो यहाँ पे ना एक्यूप्रेशर बहुत अच्छा काम करता है। ये जो सीजर है, मतलब शरीर को जो दौरे आ रहे हैं जी। तो हम इसको यांग ची समझें। यांग ची मूवमेंट से जुड़ी होती है जी। और ये विंड ची है। तो अगर हम यांग विंड को अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, तो ये ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट है हमारे नाक के नीचे, GV26 इसका नाम है, गवर्निंग वेसल का 26वां पॉइंट GV26। तो इस एक्यूप्रेशर पॉइंट का इमेज आपको दिखाया जा रहा है, फोटो खींच के आप रख लीजिए। नाक के जस्ट नीचे है ये। तो अपने ही हाथ से, अपने इंडेक्स फिंगर से दबा सकते हैं, कोई दूसरा फैमिली मेंबर दबा सकता है। जब इपिलेप्सी आती है, होती है, दौरे जब आए, उस समय भी दबा सके, इस दौरे को जल्दी कम किया जा सकता है। ये बहुत बहुत अच्छा पॉइंट है। इमरजेंसी के दौरान भी जब हम इसको दबाते हैं ना, तो ये दौरों को ख़त्म करने में हेल्प करता है। इपिलेप्सी की जो एपिसोड है, आप नोटिस, आप अगर इसका जब करना शुरू करेंगे तो पाएंगे जब कभी दौरा आता है कितने देर रहता है। और आप इसको लगा लीजिए, इसको दबाए रखना है, यहाँ पे मसाज नहीं करना है। बात समझिएगा, एक्यूप्रेशर में 2 चीज़ें होती हैं, सिडेट और टोन। यहाँ पे हमें सिडेट कर रहे हैं, लगातार दबाए हुए। एक बार इस पॉइंट को पकड़ लिया तो बस पकड़े रहे, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, जितना देर जरूरत पड़े, 1 मिनट से 2 मिनट की जरूरत पड़ेगी, और इतने में जो दौरा है वो बंद हो जाएगा, लिटरली बंद हो जाएगा। एलोपैथी से ये, इस मामले में एक्यूप्रेशर बहुत क्लियर कट है कि ये बहुत अच्छा काम करता है।
आपकी समस्या तुरंत कम होती नजर आएगी। तो जिस समय दौरा आता है उस समय तो दबाना है ही, उसके अलावा भी दिन में 3 बार आपको इस पॉइंट को सिडेट करना है, दबा के रखना है। मसाज नहीं करना है, मालिश नहीं करनी है, यहाँ पे पकड़ना है, दबाना है और 1 मिनट 1.5 मिनट दबाए रखना है। खुद से भी लड़का कर सकता है, नहीं तो आप कर दें। परिवार में अलग अलग लोग समझ के रखें, बड़े लोग जो हैं, और इसको दिन में 3 बार इसको सिडेट कर लें। तो सिडेट करने का ये जो हम हाथ से दबा के जो सिडेट कर रहे हैं, इसको कलर थेरेपी से भी सिडेट किया जा सकता है। हर एक एक्यूप्रेशर पॉइंट में, जहां भी एक्यूप्रेशर पॉइंट आता है, अगर हमें कलर का नॉलेज हो तो कलर थेरेपी भी की जा सकती है साथ में। तो यहाँ पर GV26 एक्यूप्रेशर पॉइंट में हमें यांग को कम करना है। यांग को कम करने के लिए ब्लैक कलर काम आता है। इन और यांग थोड़ा समझ के रखने की जरूरत है। यांग सूरज से कनेक्टेड है, रोशनी से, प्रकाश से, गर्मी से, और इन जो है वो पृथ्वी से, शीतलता से, अंधेरे से। तो यांग को कम करने के लिए ब्लैक कलर, जब घर में बच्चा है फिर तो इस जगह पे हम इस ब्लैक मार्कर, व्हाइट बोर्ड मार्कर जो इजीली मिल जाता है किसी भी स्टेशनरी स्टोर पे, इससे हम यहाँ पर काला रंग बड़ा सा डॉट लगा के छोड़ दें। जब तक घर में है तब तक तो लगा के कर सकते हैं। फिर से आपको इसका इमेज दिखा रहे हैं, समझ लीजिए। GV26, GV का फुल फॉर्म गवर्निंग वेसल हो जाएगा। जिनको इंटरनेट चलाना आता है, डिटेल जानना चाहते हैं, GV26 के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पर ब्लैक कलर लगाने से GV26 यांग ची कम होगी और कंट्रोल आना ठीक होगा। इसके साथ सहस्त्रार, हमारे 7 ऊर्जा केंद्र हैं, चक्रास। सहस्त्रार पर काम करने की जरूरत है। बच्चे को मेडिटेशन में बैठना सिखाइए। जितनी उम्र है उतने मिनट मेडिटेशन में बैठना चाहिए। उतना शुरू में ना हो, शुरुआत करें, 10 मिनट से भी शुरू करें। पेरेंट्स या घर में जो भी बड़े हैं वो ध्यान में बैठें, और ध्यान के अंत में जब आपका ध्यान समाप्त होता है उसके बाद आप जब अपने आँख खोल के जब बाहर आए हैं, उस बच्चे के पास जाइए। बच्चा के सिर पे, ब्रेन पर, सहस्त्रार ब्रेन में है, उस पर हाथ रखें और हाथ रखकर 5 मिनट फिर से मेडिटेशन करें। तो टच थेरेपी, टच से जो आपने ध्यान में ऊर्जा कमाई है, स्पिरिचुअल रियलिटी आपने देखा होगा, देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है तो। मेडिटेशन में जब हम शून्य हो जाते हैं, हमारे अंदर कॉस्मिक एनर्जी उतरती है, हीलिंग एनर्जी। तो टच करने मात्र से जो हीलिंग एनर्जी है वो अपने आप, जो ध्यानी है, जो हाथ रख रहा है, उसके हाथों से बहकर उसके ब्रेन में, सहस्त्रार में पहुंचने लग जाएगी। ऐसा रोज करते हैं अगर आप 40 दिन करके देखिए तो आप पाएंगे कि इससे भी बहुत हेल्प होता है। और अगर सहस्त्रार चक्रा बैलेंस हो जाए, हील हो जाए, तो इपिलेप्सी आनी, सीजर आना बंद हो जाएगा। और भोजन में मिलेट्स का प्रयोग शुरू कर दें। मिलेट्स हर मामले में अच्छा है, हमारे माइक्रोबायोम को रीस्टोर करता है। माइक्रोबायोम का कंसेप्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हमारी बॉडी में हेल्दी बैक्टीरियाज हैं। बैक्टीरियाज हमेशा नुकसानदायक नहीं होते, हेल्दी बैक्टीरियाज भी होते हैं। हमारे शरीर में 500 से अधिक वैरायटी के बैक्टीरियाज हमारे शरीर में। मिलेट्स सबसे आसान तरीका है इन हेल्दी बैक्टीरियाज को रीस्टोर करने के लिए। और भी तरीका है, दही खाकर, दही घर की जमी होनी चाहिए, वो ज़्यादा अच्छी होती है, ताज़ी होनी चाहिए। दही के माध्यम से भी हेल्दी बैक्टीरियाज को रीस्टोर किया जा सकता है। मिलेट्स ज़्यादा अच्छा है। मिलेट्स में ज़्यादा वैरायटी के हमें माइक्रोबायोम्स मिल जाते हैं, और इसीलिए ये 5 का है। एक बार में 1 मिनट का ही खमीर बनाया जाता है। 2 दिन 3 दिन पर आप मिलेट्स को बदलते रहें। तो मिलेट्स के खमीर से माइक्रोबायोम रिस्टोर होते हैं, और माइक्रोबायोम रिस्टोर होता है, हमारी पूरी बॉडी का सिस्टम ठीक होता है, और सीजर आने जो है वो धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। सर, जैसा कि आपने बताया कि हमें किस तरह से इसको ठीक करना चाहिए। हमें दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, माइक्रोबायोम्स को बेसिकली हेल्दी रखना है तो फिट्स आना बंद हो जाएंगे। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि कुछ लोगों को ड्राइविंग करते टाइम या फिर ऑफिस के टाइम फिट्स आ जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि हम उनको कैसे हेल्प कर पाएँ?
तो इसीलिए यह जो पॉइंट है ना, ये इमरजेंसी एक्यूप्रेशर पॉइंट भी है। कभी भी किसी को फिट्स आया है, अगर हम यहाँ पे अपने हाथ से यहाँ पॉइंट पे दबा दें, हम इंडेक्स फिंगर का यूज कर सकते हैं, हम इंडेक्स फिंगर के ऐसे बीच से ऐसे यूज कर सकते हैं। तो जिसको भी दौर आया है, कोई भी व्यक्ति जिसको जानकारी है, वो यहाँ पे ऐसे दबा ले और थोड़ा प्रेशर लगा के थोड़ा 1 मिनट तक दबाए रखे। थोड़ा कभी कभी जो सब्जेक्ट है, जो पेशेंट है, वो रेसिस्ट कर सकता है, उसको छुड़ाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि थोड़ा सा दर्द अगर हो रहा हो तो, लेकिन फिर भी थोड़ा 1 मिनट तक दबाए रखें तो तुरंत सीजर जो है वो बंद हो जाता है। और इस मामले में एक्यूप्रेशर एलोपैथी से बहुत कई गुना सुपीरियर है। एलोपैथी में तो हम इंजेक्शन चढ़ाते हैं, एप्टोइन होता है इंजेक्शन, और उसका चढ़ा रहे हैं, उसका एक डोज है, वो डोज चढ़ने में थोड़ा समय लगेगा और वो भी तुरंत बंद नहीं करता। फिर से ना आए अटैक, उसके लिए वो होता है। जब आया है फिर तो वो अपने आप ही जाएगा एलोपैथी सिस्टम में, लेकिन एक्यूप्रेशर का सिस्टम पता हो तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये इमरजेंसी एक्यूप्रेशर पॉइंट की जानकारी सभी को होनी चाहिए, और कोई भी कभी भी किसी को आया तो ये जान को भी बचा सकता है। जी। इपिलेप्सी अगर ज़्यादा फ्रिक्वेंटली होता है तो कभी कभी ये जानलेवा भी होता है। तो इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए और इसको जल्दी क्योर करना चाहिए, जो एक्यूप्रेशर से हम कर सकते हैं। सर, एक्यूप्रेशर के अलावा और क्या कुछ कर सकते हैं? जैसे कि इमरजेंसी सिचुएशन में आपने ये तो बता दिया कि इस एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर हम काम कर सकते हैं। इसके अलावा और कुछ क्या कर सकें? क्योंकि जब पेशेंट को इस तरह के फिट्स आते हैं, किसी को भी आते हैं, तो जो आसपास वाले होते हैं उनको घबरा भी जाते हैं कि इनको हुआ क्या एकदम से। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की उनको कोशिश की जाती है, तो उस दौरान और क्या करें? देखिए, अगर आपने कभी भी कोई नेचुरल डिजास्टर, ट्रेजेडी, भूकंप वगैरह की ट्रेनिंग अगर कभी सुनी होगी या ली होगी, तो उसमें सबसे पहली बात बोलती जाती है कि डोंट बी पैनिक, क्योंकि रिलैक्स रहेंगे तभी आप सिचुएशन को समझ पाएंगे और सिचुएशन में क्या करना है वो कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात है कि घबराएं नहीं और दूसरों को भी शांत रहने के लिए बोले। तो जब कभी ऐसा होता है, कभी किसी को फिट्स आता है, तो वहाँ पे आसपास के लोगों का शांत रहना सबसे ज़्यादा जरूरी है। जी। कुछ लोग थोड़े जल्दी घबराने वाले होते हैं, तो वो लोग ज़्यादा घबराकर सिचुएशन को ज़्यादा खराब कर देते हैं, है ना। तो जो पेशेंट है उसको लिटा देना चाहिए, क्योंकि अगर बैठा है, खड़ा है, तो गिरे तो चोट वोट लग सकता है, कभी कभी उससे दिक्कत हो सकती है। तो बैठ जाए, पहले बैठाएं और फिर लिटा दें। कोई बेड का ही फिक्र ना करें, क्योंकि इस समय तो इंजुरी ना हो वो इम्पोर्टेंट है। जी। तो लिटा देना चाहिए, बैठा देना चाहिए और फिर ये दबाने का प्रोसेस करना चाहिए। और एलोपैथी के मेडिकल सिस्टम में बात ऐसे आती है कि उसको सांस की कोई दिक्कत ना हो। तो अगर वो है कि वो कॉन्शियस नहीं रहा, और बहुत बार वो कॉन्शियस नहीं रहता है पेशेंट, तो उसको साइड में लिटा दें। तो साइड में लिटाने से क्या होगा कि उसकी अगर कोई कभी हम सांस नाक से भी लेते हैं, मुंह से भी लेते हैं। जी। साइड में लेटने से हमारा जो टंग है, वो टंग हमारे अगर मुंह से सांस अगर जाए तो उसको रोके नहीं, तो साइड में लिटा देना चाहिए। अगर पेशेंट ऐसा है कि वो कॉन्शियस अनकॉन्शियस हो रहा है, उस केस में। अगर कॉन्शियस है फिर तो वो अपने सांस को खुद से रेगुलेट करके नाक से सांस ले सकता है। तो ये एक कर सकते हैं। फिर अगर टेम्परेचर, कंफर्टेबल टेम्परेचर होना चाहिए, क्योंकि एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर भी एक फैक्टर बनता है फिट्स आने में। तो सूटेबल टेम्परेचर हो, सूटेबल अगर फैन है या एसी है तो वो ऑन हो, ताकि वो मतलब एक कंफर्टेबल सिचुएशन क्या होती है वो टेम्परेचर हमें मेंटेन करना चाहिए। ज़्यादा टेम्परेचर में भी इसके चांसेस ज़्यादा बढ़ते हाँ, हैं। यस। गर्मियों में कुछ लोगों को गर्मियों में ये ज़्यादा होते हैं। और फिर हम यांग ची के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो यांग ची का एक्सेस है, तो पृथ्वी की जो ऊर्जा है उससे जुड़ने से ये चीज़ें हील हो सकती हैं। तो पृथ्वी की ऊर्जा में अगर चक्रा का नॉलेज हो सब्जेक्ट को, और तो पहले से ही ये सब नॉलेज होना चाहिए। उस समय जब इमरजेंसी है उस समय तो ज़्यादा आप रूट, उस समय आप मूलाधार चक्र पर विजुलाइज करो, ये कैसे आप समझाओगे, है ना। तो मूलाधार चक्र पर प्रकाश को देख सकते हैं, मूलाधार चक्र पृथ्वी से जुड़ी हुई है और पृथ्वी से ऊर्जा ले रही है, ऐसा भाव कर सकते हैं, ऐसा कल्पना कर सकते हैं। लेकिन ये मेनली तो सब्जेक्ट के लिए को करना है। जी। हाँ, दूसरे भी अगर हीलिंग जानते हो, एनर्जी भेजना जानते हो,
तो कर सकते हैं। मूलाधार चक्र को अगर हील कर दिया जाए तो ये चीज़ें को कंट्रोल करने में हेल्प हो सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने फिट्स की प्रॉब्लम पर इतनी सारी जानकारी दी, क्योंकि ये इतनी घातक प्रॉब्लम हो सकती है। जिसको फिट्स आए, अगर वो गिरे तो उनको ज़्यादा चोट भी लग सकती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। मैं अपने व्यूअर्स को एक बार बोलना चाहूँगी कि यदि आपके मन में अभी भी कोई सवाल है आपके स्वास्थ्य के प्रति, तो आप वो सवाल हमें ज़रूर भेजिए। आप जब भी अपना सवाल रिकॉर्ड करें, एक बार वातावरण का ध्यान ज़रूर रखिए। अपने टीवी की आवाज़ थोड़ी सी कम करके हमें सवाल रिकॉर्ड करके आप अपना भेजिए। और इसके साथ ही सवाल में आप अपना नाम, आप कहाँ से हैं, आपकी क्या समस्या है, उसे ज़रूर हमें भेजिए। तो इसी के साथ अब वक्त हो चला है इस एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। समाप्ति से पहले सर, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप टिप ऑफ द डे हमारे व्यूअर्स को एक बताएं, एक छोटा सा टिप, वो जो जाते जाते अपने साथ लेकर जाएं। हमें घबराना कभी नहीं चाहिए। घबरा कर सिचुएशन को हम ज़्यादा खराब कर लेते हैं। गहरी सांस लेने की आदत डालें, अपने आप में रहने की आदत डालें। जितना हम अपने आप में होते हैं, अपनी दिव्यता से, अपनी ऊर्जा से हम जुड़ते हैं, उतनी हम अपने भीतर की ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। तो गहरी सांस लिया करें, रिलैक्स रहा करें, अपने आप में रहें। दिव्यता की ऊर्जा, स्पिरिचुअल एनर्जी, मेडिटेशन के माध्यम से स्पिरिचुअल एनर्जी से जुड़ना सीखिए। जितना जुड़ जाएंगे उतना हेल्दी हो जाएंगे। हेल्दी होना ना वास्तव में बहुत आसान है, लेकिन जानकारी के अभाव में, नॉलेज की कमी में हम सफ़र करते हैं। प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, हमारे भीतर सब कुछ है। अगर हम ठीक से बस सांस लेना सीख जाएं, होश में सांस लेना सीख जाएं, हम गहरी सांस लेना सीख जाएं, हम थोड़ा अपने चक्रों की एनर्जी को बैलेंस करना सीख जाएं, थोड़ा प्राण ऊर्जा के बारे में समझ लें, तो बहुत आसानी से हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। भगवान हमें धरती पर कष्ट भोगने के लिए नहीं भेजता, हम अपनी नासमझी की वजह से सफ़र करते हैं, बीमार होते हैं, कष्ट भोगते हैं। नॉलेज बढ़ाइए, ध्यान से जुड़िए और अपने आप को हेल्दी रखिए। थैंक यू सो मच सर, इतनी अच्छी टिप देने के लिए। और इसके साथ ही सर, एक बार फिर से आपको धन्यवाद देना चाहूँगी। आपने अपने कीमती समय में से कुछ वक्त निकाला, आप यहाँ आए, आपने हमारे व्यूअर्स के सवालों के जवाब दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। लेकिन जाते जाते एक बार फिर आपको बताते हुए जाऊंगी कि आप अपना सवाल हमें ज़रूर भेजिए। यदि आपको कोई समस्या है, आपको कोई भी बीमारी है, उससे रिलेटेड आप सवाल हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और ध्यान रखें कि आपको यदि एक से ज़्यादा कोई समस्या है, तो सबसे पहले आपकी जो सबसे पुरानी समस्या है उसको बताएं, उसके बाद बाकी की समस्याओं को बताएं। और अपनी जो समस्या है वो डिटेल में हमें बताएं, जिससे कि आपकी समस्या का सटीक समाधान हम आपको दे पाएं। तो इसी के साथ अब लेती हूँ आपसे आगे। आपसे फिर होगी मुलाकात डॉक्टर से पूछो कार्यक्रम के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए पीएमसी हिंदी चैनल। नमस्कार।